नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका सबका स्वागत है और आज हम लोग ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू करते वक्त और भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट है, क्योंकि एमसीक्यू से क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी तरह से आती है और हमने एमसीक्यू आपको पता ही कैसे बनाया है कि रिवीजन के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कुछ जगह। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover is 25 crore. HSN code is not mentioned in the invoice. However, value of goods and rate of tax is correctly mentioned. Penalty levied is minimum 10,000. मुझे सबसे पहले बताइए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू तो तब होगा जब when he is required to mention the HSN code. Does this person requires to mention the HSN code? Yes, because his turnover exceeds. कितना है टर्नओवर मिनिमम? HSN कोड मेंशन करेगा, उसके लिए टर्नओवर कितना होना चाहिए मिनिमम? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ तो 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो 2 डिजिट, 5 करोड़ से ज्यादा है तो शायद 4 डिजिट है। करेक्ट है। रूल 46 में हमने पढ़ा था आपके साथ, तो दिस इज ट्रू। अच्छा, किस सेक्शन में पेनल्टी लगेगा? ये पेनल्टी लेवाइड इज मिनिमम 10,000 किस सेक्शन में लगेगा? 122 सबसेक्शन 1 और क्लॉज है आई। अब क्लॉज आई क्यों है? नो सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस और इश्यूज एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस विद रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई। बेसिकली रूल 46 में जो कंटेंट इनवॉइस है, कंटेंट ऑफ इनवॉइस, वो अगर गलत है तो ये हो जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टेट द वैल्यू ऑफ गुड्स। अच्छा, ये जो 10,000 है, पेनल्टी लेवाइड इज मिनिमम 10,000। ना सपोज इस इनवॉइस में जो वैल्यू होती वो कितनी होती? वैल्यू ऑफ गुड्स होती 1 लाख और टैक्स रेट होता 18%। तो 18% ऑफ 1 लाख कितना होता है? 18,000। और जो 122 में पेनल्टी है, 122 में जो पेनल्टी है वो कितना है? 10,000 और कहां गया ये? 10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड, अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड व्हिचएवर इज हायर। अगर एचएसएन मेंशन नहीं किया है क्या और बाकी इनवॉइस वैल्यू ठीक है, टैक्स रेट ठीक है, तो क्या उसका इरादा है टैक्स चोरी करने का? नहीं है। इसीलिए हमने अमाउंट और टैक्स इवेडेड को देखा ही नहीं, सीधे मिनिमम पेनल्टी 10,000 लगा दिया। सही बात। और इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, हाउएवर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड रेट ऑफ टैक्स इज करेक्टली मेंशन्ड। नेक्स्ट, अंडरस्टेट द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय 1 लाख बट मेंशंस द टैक्स रेट correctly as 18%, penalty levied is minimum 18,000. ये फॉल्स कैसे कह रहे हैं आप लोग? मिनिमम वर्ड हटा देता हूं मैं, मिनिमम वर्ड हटा दिया। पेनल्टी लेवाइज इज 18,000 तो ट्रू हो जाएगा, बोथ ट्रू। नेक्स्ट, यहां पर इट सप्लाइज की जगह ए पर्सन कर दूंगा। ठीक है, हटा दिया। ए पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स whose rate of tax is 18% in the month of June 20। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की है। जून 20 में वो गुड्स सप्लाई करता है जिसका टैक्स रेट 18% है। प्रॉपर इनवॉइस ऑफ वैल्यू 10 लाख हैज बीन इश्यूड, इनवॉइस करेक्ट है। सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस इज 434, चलिए वो भी ठीक है।
The invoice 434 has been accounted in the books of account, यानी कि जो invoice issue किया उसने books of accounts में record भी किया. It also files GSTR1 incorporating the details of 434. GSTR1 में 434 के details भी हैं. It has also filed GSTR3B before due date till the month of September 20. And all 4 GSTR3B has been, कहने का मतलब जून में ये इनवॉइस 434 इशू हुआ, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारे 3B इसने फाइल किए और विद इन ड्यू डेट फाइल किए, लेकिन ये इनवॉइस की डिटेल 434 डिटेल उसने 3B में इनकॉर्पोरेट नहीं किया. But it paid the taxes on invoice 434 in the month of November 20 by DRC 03. The amount of penalty levied shall be. I hope the question is clear to you. एकदम प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल है ये, जो आप लोग देखते हैं इनवॉइस छूट गया 3B में. सबसे पहले 122 हमने बताया था, इट इज ए लेवाई सेक्शन. ऑफेंस है या नहीं है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए. देयर इज अ कलेक्शन ऑफ टैक्स, यस और नो? द कलेक्शन ऑफ टैक्स हैज टू बी पेड, डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट विद इन 3 months. और उसने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये 3 महीने से ज्यादा डिपॉजिट नहीं किया. 3 महीने से ज्यादा हो गया फिर भी डिपॉजिट नहीं किया. ऑफेंस हो गया या नहीं हो गया? तो ऑफेंस हो गया तो पेनल्टी तो लगनी चाहिए. क्या कहते हैं आप? भले उसने बाद में डिपॉजिट कर दिया, नाउ ऑफेंस है, पेनल्टी लगनी चाहिए. और हमने लिखा द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लेवाइड शैल बी, लेकिन ये पेनल्टी लगाने के लिए द प्रोसीजर ऑफ पेनल्टी शुड बी इनिशिएटेड. नाउ वेदर ऑफिसर विल इनिशिएट दैट पेनल्टी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और नॉट आफ्टर नवंबर 2020, then the answer is no. There is no intention. चलिए ये इंटेंशन के बारे में भी देख लेते हैं राजेश जी. इंटेंशन के बारे में देखिए, where a taxable person who fails to deposit tax and collects any amount as tax but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date on which such payment becomes due. यहां पर इंटेंशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है. दूसरा, इंटेंशन के बारे में कह भी रहा है तो वो यहां कह रहा है, यहां कह रहा है कि नहीं? यहां भी नहीं है. ही शैल बी, यहां तो ये कह रहा है एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इवेडेड, जितना टैक्स उसने इवेड किया है, कर चुका है. तो यहां भी नहीं है. और अगर नवंबर 2020 को वो जमा करवा चुका है तो टैक्स अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड इज 0. क्योंकि नवंबर 2020 को जमा करवा चुका है. नाउ द पेनल्टी लेवाइड विल बी 10,000. So this is the answer. Examine the following statements. Registered person collects tax on exempt supply by mistake and deposit with the government within due date. No penalty is levied. True or false? True. अब मुझे एक बात बताइए, ए ने कोई सप्लाई किया, आउटवर्ड सप्लाई, जो बेसिकली एग्जाम था, लेकिन आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया. करेक्ट है?
इससे मान लीजिए यू आर ए मैन्युफैक्चरर, करेक्ट है, यू आर परचेजिंग 3 इनपुट्स 1 2 3, इन सब पर टैक्स लग रहा होगा। करेक्ट है, क्योंकि आपने एग्जाम सप्लाई को टैक्सेबल मान के टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो आपने इसका क्रेडिट भी क्लेम किया होगा, हाँ या ना। और आपने जमा कितना करवाया होगा, 3 रुपीज। अब गवर्नमेंट आपका असेसमेंट करती है अंडर सेक्शन 74, और गवर्नमेंट जब आपका असेसमेंट करती है अंडर सेक्शन 74, तो गवर्नमेंट कहती है कि सर ऐसा है, ये तो है एग्जेम्प्ट, आपने टैक्स गलती से कलेक्ट किया है, कोई बात नहीं, वो आपने जमा भी करवा दिया, ये भी अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपके ऊपर अलग से पेनल्टी भी लगाते। लेकिन एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड आपने क्रेडिट कैसे क्लेम किया है, इसको रिवर्स कीजिए। सही बात, यहां पर आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। क्योंकि आपने कैश में 3 रुपए ही जमा करवाए होंगे। यस, बट आईटीसी 18 रुपीज हैज बीन पास्ड ऑन। ये ए है, इसने बी को मान लीजिए पास ऑन कर दिया है, तो क्या बी को हम लोग कहेंगे सर आप रिवर्स कीजिए? सो देयर आर इश्यूज, डिपार्टमेंट तो कहेगा बी को रिवर्स कीजिए, डिपार्टमेंट विल से, बी कहेगा सर मेरे पॉकेट से लगा और आपके पॉकेट में है, तो मैं रिवर्स क्यों करूं? तो देयर आर इश्यूज that has to be taken care of. अब second, unregistered person collect tax on supplies made by it, no penalty is levied. True or false? False, penalty भी लगेगा, इसके ऊपर section 76 चलेगा। If he collects any amount representing as tax, या फिर किसी और का जीएसटी नंबर डाल के टैक्स कलेक्ट करता है, तो पेनल्टी लगेगी। तो ट्रू फॉल्स, ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन 4, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एनी पर्सन हु एड्स और अबेट्स एनी स्पेसिफाइड ऑफेंसेस एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 इज लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 25,000। राजेश जी फॉल्स, अप टू 25,000, करेक्ट, अप टू कर देते हैं, फिर वो ज्यादा अच्छा है। ये ऐसा, registered person did not pay his GST and in his shop is liable for penalty of up to 25,000। ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू। ये किस सेक्शन में है, ये किस सेक्शन में है? 122 सबसेक्शन 2 है या 3 है? 3 है। और ये 125 है। Penalty levied for failure to appear in summon is 4,000. This penalty can be waived off. Amount of tax involved is 20,000. यानी कि जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वहां पर जो टैक्स इन्वॉल्व था जिसके कारण उसको समन दिया गया, दैट वाज 20,000, लेकिन पेनल्टी 4,000 ही लगाया गया। फॉल्स, कैनॉट बी वेव्ड ऑफ। इट इज नॉट ए केस ऑफ माइनर ब्रीच। माइनर ब्रीच कब आएगा? When the amount of tax involved is less than 5,000। पेनल्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है,
सही बात है। और देखिए वर्ड क्या यूज कर रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड की बात नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स इंटेंट टू इवेड की बात नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड की बात कर रहा है। माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000। सही बात। Sales invoice of 10,000, taxes paid by way of GSTR 3B but not uploaded in GSTR 1. Penalty levied is 5,000 can be waived off. Amount of tax involved is 4,000. सबसे पहले पेनल्टी किस सेक्शन में लगेगा? सबसे पहले पेनल्टी किस सेक्शन में लगेगा? वन 122। राजेश जी 122 कह रहे हैं। देखिए इसकी पूरी अगर गलती अगर देखेंगे तो दैट इज ही हैज नॉट mentioned the detail in GSTR 1, but he has paid all the taxes, correct taxes, proper invoice, everything is okay. 122 या 125? जिनेश जी 125 जनरल पेनल्टी 122 एक बार देख लें। ये पूरा 122 में कहीं भी मुझे लग नहीं रहा फॉल कर रहा है। और अगर यहां कह रहा है सप्रेस इज टर्नओवर लीडिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही हैज पेड द टैक्स। 12 false information, furnishes any false information with regard to registration particulars either at the time, ये भी नहीं है राजेश जी, जिनेश जी। सेकंड तो हो ही नहीं सकता। इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज नॉट पॉसिबल। और 17 में है फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर बाय एन ऑफिसर और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स, ये भी नहीं है, प्रोसीडिंग्स नहीं है। फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड्स, कौन सा क्लॉज है ये, कौन सा क्लॉज है फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड्स? फेक अकाउंट्स 123। यस, नहीं 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 नहीं, ये तो 150 का, ये तो जनरल पर्सन को एप्लीकेबल ही नहीं है राजेश जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू जनरल पर्सन। तो नाउ कैन वी कंक्लूड दैट दिस इज इन जनरल पेनल्टी? तो जनरल पेनल्टी में इसीलिए हमने अमाउंट 5,000 लिखा है, बट द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज 4,000। बताइए वेव ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता? माइनर ब्रीच, अब देखिए माइनर ब्रीच किससे रिलेटेड है, माइनर ब्रीच के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार और। ये कहता है कि नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इंपोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस वेयर टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000 ऑफ टैक्स रेगुलेशंस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। तो टैक्स रेगुलेशंस में एक्ट मान लूं, ये वर्ड एक्ट लिख देते तो अच्छा होता, ये रेगुलेशंस में मैं कहां जाऊं? देखिए जीएसटीआर 1 प्रोसीजरल है या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा।
आज के डेट में तो प्रोसीजरल ही है, क्योंकि 1 2 3 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ठीक है, तो कैन बी वेव्ड ऑफ, तो यस ट्रू है, इट कैन बी वेव्ड ऑफ, फॉल्स ट्रू, बी इज द आंसर। सही बात। नाउ where the tax involved is 4,000, can penalty 5,000 be levied? यानी कि 100% से ज्यादा पेनल्टी लगा रहा है वो। वैसे जनरली प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए हमने ये एग्जांपल बनाया है। सही बात। नाउ penalty can be levied either under section 74 or 122 and not both, ये भी लिख देंगे, and not both, true or false? True. Adjudication proceedings for determination of tax, interest and penalty initiated against a company under section 74. A separate proceeding for levy of penalty for same offence can be initiated against its directors under section 122. ये लिख देंगे। Is it possible? ये भी लिखना होगा। Yes, it is possible. तो both true. C is the answer. क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोग को? Best. Thank you. Thank you. Now, following are not ground of detention. Transports any goods in contravention of the provisions of this act or the rules made thereunder. बताइए, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है या नहीं है? डिटेंशन किस सेक्शन में? 129. Transports any goods in contravention of the provisions of this act or rules made thereunder. ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है या नहीं है? यस और नो? यस है। ट्रांसपोर्ट्स है, एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन यानी कि इनवॉइस नहीं है, ईवी बिल नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई नहीं है, डिलीवरी चालान नहीं है। स्टोर्स एनी गुड्स while in transit in contravention of the provisions of the acts or rules made thereunder. डिटेंशन का ग्राउंड है या नहीं है? यस। हाँ, हम लोग आएंगे उसी पे। Keep any goods in his godowns without proper records and accounting. ये डिटेंशन का ग्राउंड है? नहीं है। तो दिस विल बी द आंसर, सी। Following are not grounds of detention, तो C is not the ground of detention. हाँ, इसमें कॉन्फिस्केट हो सकता है 130 में। सही बात। Exempted goods valuing 5 lakh are transported without bill of supply from Delhi to Mumbai. मैं इसको करने के पहले मैं आपको एक बार दिखलाता हूं कि हमने क्या किया। 129 में जो पेनल्टी के प्रोविजंस थे उसमें हमने प्रेजेंटेशन इस तरह से कर दिया है। P1 where the owner of goods comes forward for payment of such tax and penalty, तो अगर टैक्सेबल है तो 100% ऑफ टैक्स पेबल इज द पेनल्टी, और अगर एग्जेम्प्टेड है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 व्हिचएवर इज लेस इज द पेनल्टी। तो वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख, टैक्स रेट इज 18%, कंप्यूट टैक्स एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1A, यानी कि वेयर द ओनर ऑफ गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर द पेनल्टी। तो यहां पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर पेनल्टी कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट है। सी में 9, एस में 9, आई में 18। करेक्ट है। सेम पेनल्टी लगेगी, 100% ऑफ द टैक्स पेबल वो लिख दिया। अब उसको टोटल डिटेंशन का जो नोटिस आएगा उसमें टैक्स का अमाउंट अलग लिखा होगा और पेनल्टी का अमाउंट अलग लिखा होगा। सही बात। सेस होता तो वो भी लिखा होता। अब अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है, वैल्यू ऑफ गुड्स इज 3 लाख एंड टैक्स रेट इज निल, तो टैक्स तो 0 आएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई है।
लेकिन पेनल्टी कितनी आएगी? 2% ऑफ 3 लाख, 6,000 और 25,000 विच एवर लेस लेस लेस, और आईजीएसटी होता है 12 और 50 विच एवर इज लेस। सही बात। अब where the owner of the goods do not come forward for payment of tax and penalty, तो कितना? तो 50% of the value of goods reduced by the amount of tax, reduced by the tax amount paid thereon। तो अब वैल्यू ऑफ गुड्स 1 लाख, टैक्स रेट 18%, तो टैक्स रेट तो 18,000 आ जाएगा। इन पेनल्टी कितनी आएगी? टैक्स हैज बीन पेड, तो पेनल्टी कितनी आएगी? 50,000 माइनस 9,000, 41,000 एंड दिस आईजीएसटी होता तो 82,000। सही बात। तो बेसिकली जितना भी वैल्यू ऑफ गुड्स है वही टोटल टैक्स एंड पेनल्टी के रूप में आ गया। गुड्स गए आपका, और एग्जाम सप्लाई है तो सिर्फ वो 5% है, तो 5% किसका? सी का, एस का और आई का 10% हो जाएगा। अब क्वेश्चन करें, तो हमने प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, अब क्लैरिटी एकदम कंप्लीट है। सही बात। अब देखिए, exempted goods valuing 5 lakh are transported without bill of supply from Delhi to Mumbai। Registered person कर रहा है। The goods are intercepted in Nagpur and detained under section 129। Owner comes forward to claim the goods, total amount of penalty shall be। बताइए, ओनर आ जाता है, और देखिए लैंग्वेज देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी। वो ये नहीं करा सी का बताइए, एस का बताइए, आई का बताइए, टोटल अमाउंट बता दीजिए। अब ये दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, तो आई या क्या लगेगा? पेनल्टी। टैक्स तो 0 है, लेकिन पेनल्टी को भी आपको सी एस आई में डिवाइड करना होगा, तो ये पेनल्टी आईजीएसटी वाला लगेगा। ओनर कम्स फॉरवर्ड, तो 2% लूंगा या 4% लूंगा इसका? 4%, तो 4% 20,000 और 25 और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो दिस 20,000 इज द पेनल्टी। तो हमने ऑप्शन इस तरह से दिए हैं ताकि 2% लेगा तो वो यहां पहुंच जाएगा, जो गलत होगा, और बाई चांस 4% और 25,000 विच एवर इज लोअर लेगा, तब तो ठीक है, 20,000 में ही आएगा, और बाकी हमने अपर लिमिट लिखी हुई है। चलिए, exempted goods valuing 6 lakh are transported without bill of supply from Delhi to Mumbai। The goods are intercepted in Nagpur, detained। The total amount of penalty levied shall be where transporter pays penalty on behalf of the owner। इसका मतलब ट्रांसपोर्टर pays penalty on behalf of the owner, इसका मतलब नहीं 130 नहीं रहेगा, 129 ही, कॉन्फिस्केट नहीं कर रहा है। यस, ओनर डू नॉट कम फॉरवर्ड, ओनर सामने नहीं आता, ट्रांसपोर्टर दे रहा है। अब अगर ओनर सामने नहीं आता है तो पेनल्टी कितना होगा? 5%। ठीक है, 5%, तो 5% ऑफ दिस कितना आएगा? ये नहीं, 5% क्या होगा? आईजीएसटी है ना, तो 10% होगा। हाँ 10 होगा, तो 60,000 विल बी द आंसर। आईजीएसटी लगाना है ना जी, आईजीएसटी वाली पेनल्टी लगानी है राजेश जी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन 10, गुड्स वैल्यूइंग 5 लाख आर ट्रांसपोर्टेड विदाउट इनवॉइस फ्रॉम कानपुर टू नोएडा। यहां पर हमें यूपी भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा इंडिया जानता हो जरूरी थोड़ी है।
तो गुड्स वैल्यूइंग 5 लाख आर ट्रांसपोर्टेड विदाउट इनवॉइस फ्रॉम कानपुर टू नोएडा। बताइए इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा? टैक्स रेट ऑन गुड्स इज 9% अंडर CGST which is not paid. The goods are intercepted in Ghaziabad and detained. The owner comes forward to claim the goods. Total amount of penalty levied shall be. बताइए टोटल अमाउंट यानी कि C और S दोनों का पेनल्टी बनाना मिला के। नाइन प्लस 9 ओनर आ रहा है, ओनर आ रहा है तो जितना टैक्स लगेगा उतना ही पेनल्टी लग जाएगी। तो 9 प्लस 5 लाख है ना, 5 लाख है, 5 लाख तो 9% ऑफ 5 लाख 18%, 9% ऑफ 5 लाख यानी 45,000 प्लस 45,000। सही बात। तो ये 90,000 होगा। तो ये हमने एक जीरो यहां से गायब हो गया था तो ये 90,000 होगा। तो इसमें एक ऑप्शन 45,000 का भी होना चाहिए था। सही बात। तभी आंसर ऑप्शंस भी ऐसे होना चाहिए कि लगे कि सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और 5 लाख हमने कर ही दिया है और 250 इसका आधा और इसका ये भी। चलिए गुड्स वैल्यूइंग 5 लाख आर ट्रांसपोर्टेड विदाउट इनवॉइस फ्रॉम कानपुर टू नोएडा। यहां भी यूपी लिखना होगा। टैक्स रेट ऑन गुड्स इज 9%। द गुड्स आर इंटरसेप्टेड। टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी शैल बी वेयर ट्रांसपोर्टर पेज पेनल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। बताइए ओनर नहीं आता यानी कि 129 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में पेनल्टी लगेगी। अगर ओनर नहीं आता है तो 50% यानी कि 5 लाख माइनस टैक्स पेड, टैक्स रेट ऑन गुड्स विच इज नॉट पेड, पे नहीं हुआ है तो पे नहीं हुआ है तो 100%। तो इसको हम लोग है ना, अगर चलिए हम लोग दोनों कर लेते हैं। विच इज पेड होगा तो इसका 50% यानी 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख आ जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं, इसको 5 लाख कर देता हूं, इसको 2,50,000 कर देता हूं, बाकी ये है। तो अगर नॉट पेड है तो 5 लाख आंसर होगा और अगर पेड है तो 4,10,000 आंसर होगा। सही बात है। तो जब मैं बना रहा था तो विच इज पेड मैं ये चाह रहा था तो विच इज पेड कर देता हूं और सी आंसर कर देता हूं। करेक्ट है। क्वेश्चन 12 in following cases confiscation of goods be made if penalty is not paid within 14 days of the detention or seizure। बताइए कॉन्फिस्केशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 67 कॉन्फिस्केट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस। एज पर सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 130 यहां भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस ऑल ऑफ द। 69 तो अरेस्ट का है, अरेस्ट हम लोग बाद में करेंगे। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। In following cases confiscation of conveyance be made. Conveyance is being used for transportation of goods without e-way bill wherever it is required. Yes or no? Yes. Conveyance is used
is being used for transportation of goods with e-way bill and invoice, but on physical inspection, it is found that description of goods do not matches with the description as given in the invoice, and owner of the conveyance fails to prove that it is without his knowledge. ये देखिए कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन कब होगा ये बताना है. पॉसिबल है? जिनेश जी मना कर रहे हैं. यस. फेल्स टू प्रूव. प्रूव कर देता तब तो बात ही नहीं थी. तो फेल्स टू प्रूव है तो यस है, कॉन्फिस्केशन पॉसिबल है ऑफ कन्वेंस, यानी कि उसकी मिली भगत से गया है. कन्वेंस इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स विद ऑल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स. ऑन इंस्पेक्शन इट इज फाउंड दैट गुड्स आर इन एक्सेस क्वांटिटी. हो जाएगा कॉन्फिस्केशन. ऑल ऑफ द अबव. तो यहां कॉन्फिस्केशन गुड्स का था, यहां कन्वेंस का था. 14. Examine the following statements. Goods of a taxable person can be confiscated it has if it has not obtained registration. True or false? True. Under section 130, जहां जहां सेक्शन लिख सकते हम लोग लिखेंगे. Goods of a registered person can be confiscated if it supplies or receives goods with intent to evade payment of tax. True. Good. Detained and seized goods can be released on payment of taxes and penalties. Confiscated goods can be released on payment of fine in addition to taxes and penalties. यानी कि टैक्स पेनल्टी तो देगा ही देगा, प्लस फाइन भी देगा. True. The minimum fine to get a release of goods under section 130 is aggregate of fine and penalty levied under section 129. True. The maximum fine to get the release of goods under section 130 is market value of confiscated goods, the less the tax chargeable thereon. True. Both true है. Fine under section 130 is payable in addition to penalty levied under section 129. Tax is payable under section 129 only when it has not been paid through returns. True. पे हो गया तो फिर 129 में टैक्स नहीं मांगते वो. Both true. Match the following. MOV 02 ये सर्कुलर से के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है. MOV 02 बताइए. Yes, order for physical verification of goods, documents and conveyances. उसके बाद MOV 05. MOV 05. This is order for release of goods. MOV 06. Notice for payment of tax and penalty. ये वाला होगा या ऑर्डर ऑफ डिटेंशन होगा? डिटेंशन होना चाहिए. ए और फिर DCA और ये B. तो बस चेक कर ले, मुझे भी याद नहीं है. MOV 06 है किसके लिए? ये सर्कुलर MOV 06 है ना. ऑर्डर ऑफ डिटेंशन MOV 06. तो MOV 06 ऑर्डर ऑफ डिटेंशन. अच्छा ठीक है. DCBA. DCB. This is the answer.
करेक्ट है? चलिए MOV 08, MOV 08 बॉन्ड है, यानी कि बी। अगर वो टैक्स नहीं पे कर रहा 129A या बी में तो बॉन्ड दे दे सी में। 9 स्पीकिंग ऑर्डर है, 9 स्पीकिंग ऑर्डर है। 10 डी है, नोटिस फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस और बोथ। और 11 ऑब्वियसली सी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, BADC, BADC ये वाला आंसर है। करें आगे। तो हम लोग कुछ छोड़ना नहीं चाहते। 10 इज ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, बिना नोटिस दिए कैसे ऑर्डर कर लेगा, देख लेते हैं फिर भी। An order of confiscation of conveyance will be passed in MOV 10, 11 सॉरी, ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन 11 में है। 10 ये है नोटिस प्रपोजिंग टू कॉन्फिस्केट द गुड्स, 10 में नोटिस है। तो 10 में हमने कहा नोटिस है, 11 में ऑर्डर है, ठीक तो है। चलिए 20, पनिशमेंट प्रोसीडिंग कैन बी कैरिड आउट in addition to tax, penalty and fine. True. Confiscation of goods can happen without going through section 129. Both true. Examine the following statements. A registered person supplies goods without issue of invoice since 2017. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने बनाया, देखते हैं। तो 2017 से वो गुड्स सप्लाई कर रहा था, रजिस्टर्ड पर्सन। On 4th July 20, डिपार्टमेंट कंडक्ट सर्च अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, ऑलमोस्ट 3 साल बाद समझ लीजिए। The department estimates that it intended to evade tax to the tune of 90 lakh for each of the 3 financial years. बताइए, द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 कैन बी लेवाइड। ट्रू। द पर्सन कैनॉट बी अरेस्टेड। जिनेश जी फॉल्स कह रहे हैं, राजेश जी ट्रू कह रहे हैं। राजू जी, अरेस्ट कब पॉसिबल है? अरेस्ट कब पॉसिबल है? नहीं, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल तो बाद में आएगा जिनेश जी, इन अरेस्ट कब पॉसिबल है? एक्सीड्स 2 करोड़। नाउ इफ इट एक्सीड्स 2 करोड़, दैट इज मिनिमम 2 करोड़, तभी अरेस्ट पॉसिबल है। नाउ ये 2 करोड़ रुपया ईच फाइनेंशियल ईयर देखना है या पूरा लमसम देखना है, सवाल ये है। तो जब मैं क्वेश्चन बना रहा था मेरे दिमाग में यही होना चाहिए। देखिए ये इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स होता तो हम ईच फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, ये इनकम टैक्स नहीं है। और ये लमसम ही होगा। सही बात। तो 19 to 3, 2.1, the person cannot be arrested. False. Person can be arrested. Examine the following statements. A registered person issues invoices without supply of goods or services since 2019. On 4 July 2020, department conducts search. The department estimates that intended to evade tax to the tune of 60 crore. The penalty under section 122 can be levied. Yes, true. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है।
The person can be arrested without warrant, but bail can be granted by assistant commissioner. देखिए सीरियस ऑफेंस है तो तुरंत अरेस्ट करना जरूरी है, तो तुरंत अरेस्ट तो हो जाएगा, अरेस्ट विदाउट वारंट, है ना। और इसको हम लोग कौन सा ऑफेंस बोलते हैं, कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल? कॉग्निजिबल बोलते हैं, क्योंकि जज के पास तो ऑटोमेटिकली अरेस्ट वारंट इश्यू करने का पावर है, तो कॉग्निजिबल हो गया, यानी कमिश्नर को पावर मिल गया कि आप अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन बेलेबल है, मतलब कमिश्नर ही अरेस्ट करे, कमिश्नर ही बेल दे दे, तब तो कोई मतलब ही नहीं बना सीरियसनेस का, तो ये नॉन बेलेबल है, तो ये इसके कारण फॉल्स हो गया। Now, a registered person issues invoice without supply of goods or services since 2019. On 4 July 20, ये रिपीट हो गया क्या? हाँ, इसको हटा देते हैं, आखिरी स्टेज पे आ गए। Examine the following statement. Registered person fraudulently avails ITC to the tune of 80 lakhs and fraudulently claims refund of the same ITC the tune of 40 lakh. Now, अब ये भी इंटरेस्टिंग है, फ्रॉडेंटली आईटीसी क्लेम किया 80 लाख और उसी आईटीसी का उसने रिफंड क्लेम कर लिया, तो 40 लाख, तो 80 प्लस 40 120 लाख हो गया। द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 कैन बी लेवाइड, बताइए कितना, हाउ मच, 120 या 80? राजेश जी, राजू जी, राजू जी आपने यही सवाल पूछा था। %10 कहां से आ रहा है राजेश जी? आईटीसी आपने जितना, इसमें परसेंटेज तो लगेगा नहीं, टैक्स रेट थोड़ी लगेगा, तो 120 लाख अमाउंट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, that will be 120 lakh. But I hope we are correct on this point, 80 lakh and 40 lakh. The person can be arrested no, अरे हमने कुछ गलत यहां पढ़ लिया था, exceeds 1 crore and up to 2 crore cannot be arrested. Yes, सही है, cannot be arrested. तो true and false. Where a person intends to evade the tax exceeding 5 crore, the department can launch prosecution proceeding with prior sanction of commissioner. True or false? True. Only magistrate of first class can try the offence, and if the amount of tax evaded is 5 crore, then it can sentence a person for maximum 2 years. ये तो false होगा, ये 2 years नहीं है, ये 5 years है। फाइव ईयर्स, 5 करोड़ 5 साल। तो ट्रू फॉल्स इज द आंसर। An offence can be compounded by joint commissioner on payment of compounding fees. Yes, up to ही लिखा हुआ maximum. An offence can be compounded by joint commissioner on payment of compounding fees. False. Commissioner, सिर्फ commissioner. Minimum compounding fees is 10,000 or 50% of tax involved, whichever is higher. बताइए, एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैंने वर्ड टैक्स इन्वॉल्व लिखा है तो मुझे डाउट कुछ तो नहीं हो रहा है, वही होना चाहिए वैसे, टैक्स इन्वॉल्व।
ये भी true, false true. B is the answer. Examine the following statements. In case of offense specified under 132(1)(a) to F, where tax involved is of any amount, compounding is allowed only once. True or false? True. सीरियस ऑफेंस है वेर, और कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वेर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 1 करोड़, कंपाउंडिंग इज अलाउड ओनली वंस. ट्रू, बोथ. Compounding can be applied for after conviction by a court. कोर्ट ने सेंटेंस सुना दिया, तब उसके बाद आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते, जेल ही जा सकते हैं. मैक्सिमम कंपाउंडिंग फीस इज 10,000 और 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, व्हिचएवर इज हायर. ट्रू. 150 है ना, 150. Last question. Compounding can be applied even before prosecution is filed in court. Commissioner can either reject or accept compounding application within 90 days of the receipt of application. True. और अप्लाई करेगा CPD 01 में, रिजेक्ट ये एक्सेप्ट आएगा 02 में. तो इसका हमने MCQ नहीं बनाया बस. सो थैंक यू सो मच. कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट क्लास हम लोग अपील शुरू करेंगे, ठीक है. यस, वी कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स. क्वेश्चन 29. यस, बताइए जिनेश जी. सेकंड, मैक्सिमम कंपाउंडिंग फीस इज 10,000, 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, व्हिचएवर इज हायर. थ्योरी देख लेते हैं. मैक्सिमम अमाउंट नॉट बीइंग लेस देन 30,000. ओके ओके ओके, ये 30,000 है. तो ये फॉल्स हो जाएगा. बोथ फॉल्स. डी विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. 28 हमने बनाया ही नहीं, सीधे 29 में आ गए. 20 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो जरा बताइए फिर से. Where value of supply exceeds 1 crore, compounding is allowed only once. इसको भी देख लेते हैं. ये 10 और 50, 30 और 150, कमाल है. यानी 3 टाइम्स हो गया. 3 टाइम्स इसका, 3 टाइम्स इसका. चलिए याद रहेगा. अब compounding, provided that nothing contained in this section shall apply to a person who has been allowed to compound once in respect of any offense in respect of supplies of value exceeding 1 crore. Value of supply. तो बेसिकली हमने ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बनाया था. ट्रू लिखा है ना हमने. ट्रू. हमने क्या किया, ये वाला पैराग्राफ A to F, हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई, हमने भी वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा. टैक्स कहाँ लिखा, वैल्यू ऑफ सप्लाई. सही बात. चलिए फिर, थैंक यू सो मच.